पानी के पंप से लेकर फैक्ट्री की भारी मशीनों तक एक गुमनाम हीरो लगभग हर जगह मौजूद है, इंडक्शन मोटर। आज हम इसी इंडक्शन मोटर और खास तौर पर इसके सबसे आम रूप 3-फेज स्क्विरल केज मोटर के काम करने के तरीके और बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी इस पड़ताल का आधार रहेगा गवर्नमेंट ITI फागी जयपुर के अमरशक्ति गुप्ता के एक प्रेजेंटेशन, उसके कुछ मुख्य बिंदु। तो लक्ष्य ये है कि इस सर्वव्यापी मोटर के पीछे का जादू समझें, मतलब ये कैसे बिना अंदरूनी तारों के कनेक्शन की घूमती है, इसके पुर्जे क्या हैं और क्यों ये इतनी भरोसेमंद है। चलिए इस इंजीनियरिंग के कमाल को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से, ये इंडक्शन मोटर आखिर है क्या और करती क्या है? देखिए, ये एक तरह की AC मोटर है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट से चलती है। इसका सबसे सीधा सा काम है बिजली की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, घूमने वाली ऊर्जा में। आसान भाषा में कहें तो ये बिजली लेती है और एक शाफ्ट को घुमाती है, जिससे फिर मशीनें चलती हैं। और इसके नाम में इंडक्शन शब्द क्यों है? इसके काम करने के तरीके से कोई गहरा संबंध है क्या? बिल्कुल, यही तो इसकी आत्मा है, आप कह सकते हैं। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। हाँ, वही सिद्धांत जो फैराडे ने खोजा था। और कमाल की बात यह है कि इसी सिद्धांत की वजह से मोटर के स्थिर हिस्से मतलब स्टेटर से घूमने वाले हिस्से यानी रोटर तक ऊर्जा बिना किसी तार के जुड़े सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के जरिए पहुंच जाती है। बिना तार के कनेक्शन के ऊर्जा ट्रांसफर? ये तो सुनने में ही बड़ा क्रांतिकारी लगता है। क्या इसी वजह से इसमें वो घूमने वाले कॉन्टैक्ट्स जैसे DC मोटर में होते हैं ना, कम्यूटेटर और ब्रश, वो नहीं होते? एकदम सही पकड़ा। ये इसकी सबसे बड़ी डिजाइन की खूबी है। कम्यूटेटर और ब्रश का ना होना मतलब, सोचिए, घिसावट कम, स्पार्किंग का कोई झंझट नहीं और रखरखाव तो लगभग ना के बराबर। पहले जमाने में DC मोटरों की देखभाल कितनी मुश्किल होती होगी। इस मोटर की सादगी और मजबूती ने ही इसे इतना पॉपुलर बनाया है। तो ये घूमती कैसे है फिर? जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इस प्रेरण का जादू कैसे चलता है? क्या होता है अंदर? यहीं पर असली खेल शुरू होता है। देखिए, जब मोटर के बाहरी स्थिर हिस्से, जिसे स्टेटर कहते हैं, उसकी वाइंडिंग में 3-फेज AC सप्लाई दी जाती है, तो स्टेटर के अंदर एक अदृश्य घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। RMF कहते हैं उसे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। आप इसे हवा में घूमते हुए एक ताकतवर चुंबक की तरह सोच सकते हैं। एक घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। फिर ये अदृश्य घूमता चुंबक मोटर के अंदर घूमने वाले हिस्से रोटर के साथ क्या करता है? क्या ये उसे सीधे धक्का देता है? सीधे धक्का नहीं, यहाँ फैराडे का प्रेरण वाला नियम काम आता है। ये तेजी से घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र RMF रोटर में लगी धातु की छड़ों मतलब कंडक्टर्स को काटता है, और नियम कहता है कि जब कोई कंडक्टर बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो उसमें वोल्टेज पैदा होता है। EMF कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब क्योंकि रोटर की ये छड़ें दोनों सिरों पर धातु की रिंग से जुड़ी होती हैं, एक बंद सर्किट बनाती हैं, जैसे वो गिलहरी का पिंजरा होता है ना, तो इस पैदा हुए EMF के कारण उन छड़ों में करंट बहने लगता है। अच्छा, तो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र ने रोटर में करंट पैदा कर दिया। अब आगे क्या? रोटर घूमने कैसे लगता है? अब देखिए, हमारे पास 2 चुंबकीय क्षेत्र हो गए। एक तो स्टेटर का घूमता हुआ फील्ड और दूसरा रोटर में करंट बहने से बना उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र। और फिजिक्स का नियम है कि जब 2 मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पास आते हैं तो वो इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पे बल लगाते हैं। इसी आपसी क्रिया के कारण रोटर पर एक घूमने वाला बल लगता है, मतलब टॉर्क, और इसी टॉर्क की वजह से रोटर घूमने लगता है। और ये रोटर उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा होता है, जैसे उसका पीछा कर रहा हो। हाँ बिल्कुल, रोटर पर लगने वाला टॉर्क उसे स्टेटर के घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही घुमाने की कोशिश करता है। आपने स्टेटर के घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की एक निश्चित गति बताई थी, सिंक्रोनस स्पीड NS। ये गति किन चीजों पर निर्भर करती है? क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ, इस RMF की गति को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, NS। ये 2 मुख्य बातों पर निर्भर करती है। एक तो AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी F, जो हमारे यहाँ महारत में 50 हर्ट्ज होती है, और दूसरी स्टेटर वाइंडिंग में बनाए गए पोल्स मतलब चुंबकीय ध्रुवों की संख्या P। इसका एक फॉर्मूला भी है, NS = 120 FP। इससे साफ है कि अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है,
जैसे हमारे घरों और फैक्ट्रियों में होती है, तो पोल्स की संख्या कम या ज्यादा करके मोटर की बेस स्पीड तय की जा सकती है। कम पोल्स मतलब ज्यादा स्पीड, ज्यादा पोल्स मतलब कम स्पीड। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात है। रोटर जो है वो कभी भी इस सिंक्रोनस स्पीड ns को पकड़ नहीं पाता। उसकी असल घूमने की गति nr हमेशा ns से थोड़ी सी कम रहती है। हमेशा पीछे रह जाता है। ये तो अजीब बात है। क्या ये कोई कमी है? और आपने कहा कि इसी अंतर को स्लिप कहते हैं। ये जरूरी क्यों है फिर? ये कमी नहीं है, बल्कि मोटर के चलने के लिए अनिवार्य शर्त है। इसी गति के अंतर ns nr को स्लिप s कहते हैं। इसे अक्सर प्रतिशत में बताते हैं। S = ns nr ns 100। अब सोचिए, अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंच गया, मतलब ns और nr बराबर हो गए, तब क्या होगा? तब रोटर की छड़ें और स्टेटर का घूमता चुंबकीय क्षेत्र एक ही रफ्तार से घूमेंगे। उनके बीच कोई रिलेटिव स्पीड, कोई सापेक्ष गति नहीं रहेगी। मतलब रोटर की छड़ें फिर चुंबकीय क्षेत्र को काटेंगे ही नहीं? सही। और अगर काटेंगी नहीं, तो फैराडे के नियम के हिसाब से उनमें कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगा। ईएमएफ नहीं तो रोटर में करंट नहीं, करंट नहीं तो रोटर का अपना चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा। और अगर रोटर का चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है, तो स्टेटर के क्षेत्र से प्रतिक्रिया करके टॉर्क कैसे बनेगा? टॉर्क तो शून्य हो जाएगा। अरे वाह! तो रोटर को घूमने के लिए टॉर्क चाहिए, टॉर्क बनने के लिए रोटर में करंट चाहिए, करंट के लिए ईएमएफ चाहिए, और ईएमएफ के लिए रोटर का चुंबकीय क्षेत्र को काटना जरूरी है, जो तभी होगा जब रोटर थोड़ा धीमा चले। मतलब स्लिप का होना अनिवार्य है। ये तो बड़ा ही काउंटर इंट्यूटिव लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, ये स्लिप ही इंडक्शन मोटर की जान है, आप कह सकती हैं। जब मोटर पर लोड बढ़ता है तो रोटर थोड़ा और धीमा होता है, स्लिप बढ़ती है, जिससे रोटर में ज्यादा करंट और ज्यादा टॉर्क पैदा होता है, ताकि वो बढ़े हुए लोड को संभाल सके। ये तो हुई इसके काम करने के तरीके की बात। अब जरा इसके शरीर की, इसके हिस्सों की बात करें। मुख्य हिस्से कौन कौन से हैं इसमें? मोटे तौर पर दो मुख्य खिलाड़ी हैं। एक है स्टेटर, मोटर का बाहरी स्थिर ढांचा, और दूसरा है रोटर, मोटर का अंदरूनी घूमने वाला हिस्सा। इनके अलावा रोटर को सहारा देने और आसानी से घूमने देने के लिए शाफ्ट होती है, बेरिंग्स होते हैं, और पूरे ढांचे को बंद करने के लिए एंड कवर्स या एंड शील्ड्स होती हैं। सीटें के बारे में थोड़ा और बताइए। ये सिर्फ एक खोखला सिलेंडर तो नहीं होता होगा, कुछ खास होता होगा इसमें? नहीं, इसकी बनावट में भी काफी इंजीनियरिंग है। स्टेटर का कोर, जहां वो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो ठोस लोहे का नहीं होता। उसे बहुत सारी पतली पतली खास तरह की स्टील की पत्तियों, जिन्हें लैमिनेशन कहते हैं, उनको आपस में चिपकाकर बनाया जाता है। ये पत्तियां एक दूसरे से इंसुलेटेड भी होती हैं, वार्निश जैसी चीज से। ये पतली पत्तियां लैमिनेशन क्यों? ठोस लोहा क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इसका कारण है ऊर्जा की बचत करना। देखिए, जब स्टेटर में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो वो सिर्फ वाइंडिंग में ही ईएमएफ नहीं बनाता, बल्कि कोर के लोहे में भी छोटे छोटे करंट पैदा कर देता है। इनको एडी करंट्स कहते हैं। ये करंट बेकार में कोर को गर्म करते हैं और बिजली बर्बाद करते हैं। लैमिनेशन करने से इन एडी करंट का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। वो छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाते हैं, जिससे ये नुकसान बहुत कम हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे पानी के बड़े भंवर को छोटी छोटी धाराओं में तोड़ देना। इस लैमिनेटेड कोर के अंदर की तरफ लंबाई में खांचे कटे होते हैं, स्लॉट्स कहते हैं इनको। इन्हीं खांचों में कॉपर के इंसुलेटेड तारों की वाइंडिंग बड़े ध्यान से बिछाई जाती है। यही वो 3 फेज वाइंडिंग है जिसे हम बाहर से सप्लाई देते हैं। और इसी वाइंडिंग को स्टार या डेल्टा में जोड़ने की बात होती है। हाँ बिल्कुल, इस 3 फेज वाइंडिंग के कनेक्शन के तरीके स्टार या डेल्टा मोटर की वोल्टेज और करंट रेटिंग पर असर डालते हैं। मोटर के ऊपर जो टर्मिनल बॉक्स होता है, वहां कनेक्शन बदलकर इसे जरूरत के हिसाब से सेट किया जाता है, और इसी वाइंडिंग में सप्लाई देने पर वो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र आरएमएफ बनता है, जो रोटर को घुमाता है। अब आता है घूमने वाले हिस्से, रोटर पर। क्या ये भी अलग अलग तरह के होते हैं? हाँ, इंडक्शन मोटरों में मुख्य तौर पर 2 तरह के रोटर इस्तेमाल होते हैं। पहला और सबसे ज्यादा आम है स्क्विरल केज रोटर। दूसरा होता है स्लिप रिंग रोटर, या जिसे वाउंड रोटर भी कहते हैं। उसमें बाहरी कनेक्शन के लिए स्लिप रिंग और ब्रश लगे होते हैं।
पर आज हम स्क्विरल केज पर ही फोकस कर रहे हैं। स्क्विरिंग केज, गिलहरी का पिंजरा, ये नाम कैसे पड़ा? बड़ा मजेदार नाम है। और इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना लोकप्रिय बनाता है? नाम बिल्कुल इसकी बनावट से ही आया है। अगर आप सिर्फ रोटर के कंडक्टिंग हिस्से को देखें, मतलब वो छड़ें और रिंग्स, तो वो सचमुच एक गोल पिंजरे जैसा ही दिखता है। इसका कोर भी स्टेटर की तरह लैमिनेटेड लोहे का बना होता है, आमतौर पर बेलन जैसा, और कोर की बाहरी सतह पर खांचे होते हैं, स्लॉट्स। पर इन खांचों में तार की वाइंडिंग नहीं होती। इसकी जगह इनमें कॉपर या एल्यूमिनियम की मोटी मोटी छड़ें, बार्स, डाली जाती हैं। और अक्सर ये छड़ें शाफ्ट के समानांतर सीधी ना होकर थोड़ी तिरछी रखी जाती हैं। स्क्यूड कहते हैं इसे। तिरछी क्यों? सीधा रखने में क्या दिक्कत है? कोई खास वजह? हाँ, तिरछा रखने से कई फायदे हैं। एक तो मोटर ज्यादा शांति से चलती है, आवाज कम होती है, हमिंग नॉइज कम हो जाती है। साथ ही टॉर्क ज्यादा स्मूथ मिलता है, मतलब झटके कम लगते हैं। और एक और चीज होती है कॉगिंग, मतलब मोटर के किसी पोजीशन पर अटक जाने की संभावना वो भी कम हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सभी छड़ों को रोटर के दोनों सिरों पर मोटी धातु की रिंग्स, जिन्हें एंड रिंग्स कहते हैं, उनसे वेल्ड करके या डाई कास्टिंग से परमानेंटली शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। मतलब सारी छड़ें मिलकर एक बंद, मजबूत पिंजरा बना लेती हैं। तो मतलब कोई तार नहीं, कोई ब्रश नहीं, कोई स्लिप रिंग नहीं, सब कुछ अंदर ही बंद। यही इसकी खासियत है। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। बनावट देखिए कितनी सरल है, लेकिन उतनी ही मजबूत और टिकाऊ। कोई हिलने डुलने वाला बाहरी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है ही नहीं, मतलब न घिसावट का डर, न कनेक्शन टूटने का। इसीलिए ये लगभग मेंटेनेंस फ्री होती है। एक बार लगा दी तो सालों साल चलती रहती है। बस कभी कभार बेरिंग में ग्रीस वगैरह देखना होता है। लगाओ और भूल जाओ जैसा मामला। शायद इसीलिए ये घर के पंखे से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक हर जगह छाई हुई है। बिल्कुल, इसकी यही सादगी, मजबूती, विश्वसनीयता और कम रखरखाव की जरूरत इसे ज्यादातर एप्लीकेशंस के लिए पहली पसंद बनाती है। और हाँ, लागत भी वाउंड रोटर मोटर के मुकाबले कम होती है। तो अगर हम पूरी कहानी को एक बार फिर से समेटें, स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दी, उससे घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र RMF बना। बिल्कुल। इस RMF ने बिना छुए हवा के गैप को पार किया और रोटर की तिरछी रखी बार्स को काटा, जिससे उनमें EMF और फिर करंट पैदा हुआ। और रोटर के करंट और स्टेटर के RMF की चुंबकीय खींचतान से टॉर्क बना, जिसने रोटर को RMF की ही दिशा में घुमाया, पर उससे थोड़ी कम स्पीड पर, मतलब स्लिप के साथ। एकदम सटीक सारांश। यही है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के काम करने का पूरा रहस्य। फायदे तो हमने बातों बातों में कई गिन लिए। सरल है, मजबूत है, कम मेंटेनेंस लगता है, भरोसेमंद है, और क्या है, इनकी एफिशिएंसी, मतलब दक्षता भी काफी अच्छी होती है, खासकर जब ये अपने रेटेड लोड के आसपास चल रही हों। और ये सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं, मतलब बस सप्लाई दो और ये घूमने लगती हैं। किसी भारी स्टार्टर या मदद की जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि करंट कंट्रोल के लिए स्टार्टर लगाते हैं। एक और अहम बात, लोड बदलने पर इनकी स्पीड लगभग स्थिर रहती है। जैसे मान लीजिए एक कन्वेयर बेल्ट पर सामान थोड़ा कम या ज्यादा हुआ, तो मोटर की स्पीड में बहुत मामूली सा ही बदलाव आएगा। ये कई कामों के लिए बहुत जरूरी होता है। कांस्टेंट स्पीड मोटर भी कहते हैं इनको। इतने सारे फायदे हैं तो जरूर कुछ कमियां या चुनौतियां भी होंगी इसमें। हाँ, बिल्कुल, कुछ सीमाएं तो हैं। पहली चुनौती है स्पीड कंट्रोल। सामान्य स्क्विरल केज मोटर की स्पीड को आसानी से और सस्ते में बदलना मुश्किल होता है। स्पीड बदलने के लिए या तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ती है, जिसके लिए वो VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जैसे थोड़े महंगे उपकरण लगते हैं, या फिर पोल्स की संख्या बदलनी पड़ती है, जो मोटर बनने के बाद तो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, इसका स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब शुरुआती धक्का, उतना ज्यादा नहीं होता जितना कुछ दूसरी मोटरों का हो सकता है, जैसे DC सीरीज मोटर या स्लिप रिंग मोटर का। भारी लोड को एकदम से उठाने में इसे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और वो शुरू में ज्यादा करंट लेने वाली बात, वो क्या मामला है? हाँ, वो भी एक सीमा है। स्टार्ट होते समय ये मोटर अपनी नॉर्मल चलने वाली करंट से 5 से 8 गुना तक ज्यादा करंट खींच सकती है। इसे हाई स्टार्टिंग करंट कहते हैं। ये बिजली के सिस्टम पर, खासकर अगर सप्लाई लाइन कमजोर हो, तो दबाव डाल सकता है, वोल्टेज ड्रॉप कर सकता है।
इसीलिए अक्सर बड़ी मोटरों के साथ स्टार्टर लगाए जाते हैं जो इस शुरुआती करंट को काबू में रखते हैं, जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर या सॉफ्ट स्टार्टर। अच्छा, तो इन सब खूबियां और खामियों को देखते हुए ये मोटरें असल दुनिया में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, कहाँ राज कर रहे हैं ये? अरे इनका दायरा तो बहुत ही बड़ा है। घरों में देखिए पानी चढ़ाने वाले पंप, कुछ वॉशिंग मशीन में, और सबसे आम छत के पंखे, टेबल फैन, कूलर के पंखे, एग्जॉस्ट फैन, ये सब अक्सर इंडक्शन मोटर ही होते हैं, छोटे सिंगल फेज वाले। और उद्योगों में तो ये रीढ़ की हड्डी हैं। फैक्ट्रियों में पंप चलाने के लिए पानी, केमिकल, कुछ भी, कंप्रेसर चलाने के लिए हवा या गैस दबाने के लिए, कन्वेयर बेल्ट चलाने के लिए, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, लिफ्ट में, क्रेन में भारी सामान उठाने के लिए, इन सब में ज्यादातर 3 फेज स्क्विरल केज मोटर ही लगी होती हैं। इसके अलावा वर्कशॉप में लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन जैसे मशीन टूल्स को चलाने में और भी अनगिनत औद्योगिक प्रक्रियाओं में इनका इस्तेमाल होता है। इनकी मजबूती और कम लागत इन्हें इंडस्ट्री का वर्कहॉर्स बनाती है। वाकई ये तो हमारी आज की दुनिया की बुनियाद में शामिल है। तो आज हमने गवर्नमेंट ITI फागी के प्रेजेंटेशन के आधार पर समझा कि इंडक्शन मोटर कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अद्भुत सिद्धांत पर काम करती है और कैसे स्क्विरल केज रोटर की वो सरल लेकिन बेहद चालाक बनावट इसे इतना मजबूत, भरोसेमंद और लगभग मेंटेनेंस फ्री बनाती है, वो भी बिना किसी बाहरी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के। और इन्हीं सब वजहों से ये घर से लेकर इंडस्ट्री तक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मोटरों में से एक है। सही मायने में ये इंजीनियरिंग की सादगी और उसकी ताकत का एक बेहतरीन नमूना है। चलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने जाना कि सामान्य स्क्विरल केज मोटर का स्टार्टिंग करंट ज्यादा होता है और स्पीड कंट्रोल मुश्किल। अब सोचिए, असल दुनिया में खासकर बड़ी और महत्वपूर्ण मोटरों के लिए इंजीनियरों ने इन चुनौतियों से निपटने के क्या रास्ते निकाले होंगे? क्या कोई खास तरह के स्टार्टर्स होते हैं, या वो VFD जिनकी बात हुई वो कैसे काम करते होंगे, या शायद रोटर के डिजाइन में ही कुछ बदलाव किए जाते हों? इन सवालों के जवाब ढूंढना इस मोटर की कहानी को और भी दिलचस्प बना देगा।